कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां डर सिर्फ अपराधियों के दिल में नहीं बल्कि कानून के नाम से भी महसूस किया जाता है। सेंटियागो शहर के बीचों बीच खड़ी है एक विशाल, ठंडी और भयावह जेल, एक ऐसी जगह जिसे लोग सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक जिंदा कब्र कहते हैं। ऊंची ऊंची दीवारें, चारों तरफ तैनात हथियारबंद गार्ड्स और हर कोने पर नजर रखने वाले कैमरे, यह सब मिलकर इस जगह को लगभग अभेद्य बना देते हैं। यहाँ हजारों खतरनाक अपराधी कैद हैं, लेकिन इन सब में एक बात समान है, इनमें से कोई भी कभी इस जेल से भाग नहीं पाया। इस जेल की असली ताकत सिर्फ उसकी दीवारें या सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, बल्कि उसका वार्डन है। एक ऐसा इंसान जो नियमों को सिर्फ लागू नहीं करता बल्कि उन्हें लोगों के अंदर डर बनाकर जिंदा रखता है। उसकी नज़रों में कैदी इंसान नहीं बल्कि सिर्फ नंबर होते हैं, और अगर कोई उस नंबर की लाइन से ज़रा सा भी बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे इतनी बुरी तरह सज़ा दी जाती है कि बाकी कैदियों के लिए वो एक जिंदा चेतावनी बन जाता है। यही वजह है कि यहाँ कैदी भागने के बारे में सोचने से पहले ही डर जाते हैं। लेकिन हर सिस्टम में एक ऐसा पल आता है जब उसका संतुलन टूटने लगता है, और इस जेल के लिए वो पल तब आता है जब यहाँ एक नया कैदी लाया जाता है, लियोन। लियोन कोई आम अपराधी नहीं है। उसका दिमाग एक नक्शे की तरह काम करता है। वो एक आर्किटेक्ट है, ऐसा इंसान जो किसी भी बिल्डिंग को देखकर उसके हर कोने, हर कमजोरी और हर छुपे हुए रास्ते को समझ सकता है। जैसे ही वो इस जेल में कदम रखता है, उसकी आंखें डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा से भरी होती हैं। बाकी कैदी जहां इस जगह को एक कैद मानते हैं, वहीं लियोन इसे एक पहेली की तरह देख रहा होता है, एक ऐसी पहेली जिसे वो हल करना चाहता है। जेल में एंटर करते ही वो हर चीज़ को ध्यान से देखने लगता है, दीवारों की मोटाई, गार्ड्स की मूवमेंट, कैमरों की पोजीशन, यहाँ तक कि कैदियों के चलने के पैटर्न तक। ये साफ दिखता है कि वो यहाँ सिर्फ सज़ा काटने नहीं आया, वो यहाँ से निकलने आया है। कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि लियोन अकेला नहीं है, उसके साथ उसके 4 भरोसेमंद साथी भी हैं, राफेल, जर्मन और 2 अन्य लोग जो पहले से ही इस मिशन का हिस्सा हैं। ये सभी लोग अलग अलग ब्लॉक्स में जाकर अपने अपने सेल्स पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके प्लान का पहला स्टेप ही सही जगह हासिल करना होता है। इसी दौरान जेल का एक अधिकारी सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करता है और सख्त आवाज़ में नियम सुनाता है, ऐसे नियम जिनमें गलती की कोई जगह नहीं है। वो साफ कह देता है कि यहाँ नियम तोड़ने का मतलब है मौत। उसकी आवाज़ में ऐसा ठंडापन होता है कि नए कैदियों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, लेकिन लियोन अब भी शांत रहता है। जब कैदियों को उनके सेल्स की तरफ ले जाया जाता है, तब लियोन तेजी से आगे बढ़ता है और सेल नंबर 50 तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये सेल उसके प्लान के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसे पता चलता है कि वो पहले ही किसी और के कब्जे में जा चुका है। ये पल उसके लिए छोटा ज़रूर है, लेकिन असर बड़ा होता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान इसी एक पोजीशन पर टिका हुआ था। मजबूरी में वो पास वाले सेल नंबर 51 में चला जाता है। बाहर से ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन लियोन के दिमाग में ये एक नई गणना की शुरुआत होती है। रात होते ही उसके साथी उसके पास इकट्ठा होते हैं। राफेल हल्की नाराज़गी के साथ उससे पूछता है कि वो सही सेल तक क्यों नहीं पहुंच पाया। लियोन बिना गुस्सा हुए बस एक बात कहता है, नीचे वाले फ्लोर पर सब कुछ आसान था, ऊपर नहीं। इस एक लाइन से ये साफ हो जाता है कि हर चीज़ उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। लेकिन इसके बावजूद वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसी रात वे तय करते हैं कि अगली सुबह से वे अपने प्लान पर काम शुरू करेंगे। अगले दिन जब बाकी कैदी अपने अपने कामों में लगे होते हैं, कोई खाना बना रहा होता है, कोई फर्नीचर बना रहा होता है, तो कोई संगीत में खोया होता है, तब लियोन चुपचाप पूरे जेल का निरीक्षण कर रहा होता है। वो हर गार्ड की चाल, हर राउंड का टाइम, हर कैमरे का एंगल याद कर रहा होता है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि इस जेल से ऊपर से भागना लगभग नामुमकिन है। दीवारें बहुत ऊंची हैं और गार्ड्स की नज़रें उससे भी ज़्यादा तेज़। लेकिन जहां बाकी लोग इस निष्कर्ष पर रुक जाते, वहीं लियोन का दिमाग एक दूसरा रास्ता खोज लेता है। वो अपने कदमों से ज़मीन नापना शुरू करता है, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे हर कदम एक गणना हो। और जब वो ये दूरी पूरी करता है तो उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है। वो अपने साथियों के पास लौटता है और उन्हें बताता है, हम बाहर से सिर्फ 90 मीटर दूर हैं। ये सुनकर बाकी लोग पहले तो हैरान होते हैं, फिर डर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है, दीवार पार नहीं करनी, जमीन के नीचे जाना है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। लियोन के 90 मीटर वाले खुलासे के बाद उस छोटे से सेल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये उम्मीद और नामुमकिन के बीच की रेखा थी। बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा हो, क्या ये सच में मुमकिन है? जर्मन सबसे पहले चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज़ में डर साफ झलकता है।
वो कहता है कि ये सब पागलपन है, क्योंकि चारों तरफ इतनी मजबूत दीवारें हैं, हर जगह गार्ड्स हैं, और अगर जरा सा भी शक हुआ तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन लियोन के चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं होती। वो पूरी शांति के साथ बस इतना कहता है, हम ऊपर से नहीं, नीचे से जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर कमरे का माहौल बदल जाता है। अब डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जुड़ जाती है। लियोन धीरे धीरे अपना पूरा प्लान समझाना शुरू करता है। वो बताता है कि अगर वे ज़मीन के नीचे एक सुरंग बनाएं जो सीधे जेल की दीवार के बाहर जंगल तक पहुंचे, तो उनके बच निकलने के चांस काफ़ी बढ़ सकते हैं। बाहर जंगल है, जहां पहुंचने के बाद उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास होता है कि धीरे धीरे बाकी लोग भी इस असंभव लगने वाले प्लान पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन तभी एक ऐसी समस्या सामने आती है जो इस पूरे प्लान को ख़त्म कर सकती थी। सुरंग से निकलने वाली मिट्टी। इतनी लंबी सुरंग खोदने का मतलब था हज़ारों किलो मिट्टी, और जेल के अंदर उसे छुपाना लगभग असंभव था। यही सोचकर तीनों के चेहरे फिर से गंभीर हो जाते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि ये प्लान यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लियोन चुप हो जाता है, और जब वो चुप होता है तब असल में उसका दिमाग सबसे तेज़ चल रहा होता है। उसी वक्त एक और खतरा चुपचाप इस कहानी में कदम रख चुका होता है, बिगोट। वो एक ऐसा कैदी है जो दिखने में आम लगता है, लेकिन असल में वो वार्डन का आदमी है। उसका काम है बाकी कैदियों पर नज़र रखना और ज़रा सी भी गड़बड़ी दिखते ही गार्ड्स को बता देना। पिछले कुछ दिनों से वो लियोन और उसके साथियों को ध्यान से देख रहा होता है। उनकी बार बार की मीटिंग्स, धीमी आवाज़ में बातें, ये सब उसके शक को और मजबूत कर देता है। बिगोट धीरे धीरे उनके करीब आता है और सीधे राफेल से बात करता है। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखती है, लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूरी होती है। वह कहता है कि उसे सब पता है, वे लोग भागने की योजना बना रहे हैं और वो भी उनके साथ जुड़ना चाहता है। ये सुनकर राफेल के चेहरे पर एक पल के लिए तनाव आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सब कुछ नकार देता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे बस बातें कर रहे थे। लेकिन इस पूरे पल में लियोन चुप रहता है और बस बिगोट को ध्यान से देखता रहता है। उसे समझ आ चुका होता है कि ये आदमी सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक खतरा है। अगले दिन वे अपने प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। अब उन्हें सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन लेना ज़रूरी था। वे नीचे वाले सेल में इकट्ठा होते हैं और एक दीवार को चुनते हैं। यही वो जगह थी जहां से सुरंग शुरू होगी। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी समस्या सामने आती है। अगर वे दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं तो उसे खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर शाम गार्ड्स सेल की जांच करने आते हैं। अगर उन्हें ज़रा सा भी शक हुआ तो सब खत्म। यहीं पर लियोन का दिमाग फिर से काम करता है। वो कहता है कि वे दीवार के एक हिस्से को तोड़कर उसी जैसा एक नकली ब्लॉक बनाएंगे। जब भी गार्ड्स आएंगे वे उस ब्लॉक को वापस फिट कर देंगे, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये आइडिया जितना खतरनाक था उतना ही शानदार भी। बाकी लोग उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी थी, मिट्टी छुपाना। इसी दौरान लियोन अपने उस साथी को बुलाता है जो गिटार बजाता है। वो गिटार सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, वो उनके प्लान का एक अहम हिस्सा बनने वाला था। गिटार के अंदर से वो एक स्क्रूड्राइवर निकालता है, एक ऐसा छोटा सा औजार जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। लियोन तुरंत काम शुरू कर देता है। वह छत में एक चौकोर छेद बनाने लगता है। हर वार के साथ हल्की आवाज़ गूंजती है और हर आवाज़ के साथ खतरा बढ़ता जाता है। लेकिन तभी उनका गिटार वाला साथी तेज़ आवाज़ में गाना बजाना शुरू कर देता है, ताकि खुदाई की आवाज़ बाहर तक न पहुंचे। ये एक परफेक्ट कवर था। जेल में संगीत आम बात थी, इसलिए किसी को शक नहीं होता। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार छत में एक छेद बन जाता है। लियोन धीरे से अपना सिर उस छेद के बाहर निकालता है और जो वो देखता है उससे उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ऊपर एक बड़ा खाली स्पेस होता है, इतना बड़ा कि वहां आसानी से टनों मिट्टी छुपाई जा सकती थी। अब उनके पास रास्ता भी था और समाधान भी। लेकिन तभी एक और खतरा दरवाजे पर दस्तक देता है। शाम होने वाली थी और गार्ड्स किसी भी वक्त जांच के लिए आ सकते थे। राफेल घबराकर कहता है कि उन्हें तुरंत इस छेद को बंद करना होगा, लेकिन लियोन अचानक उससे कहता है, अंडे लाओ। ये सुनकर राफेल भड़क जाता है। उसे लगता है कि इस वक्त लियोन मजाक कर रहा है, लेकिन लियोन की आंखों में वही आत्मविश्वास होता है। मजबूरी में राफेल अंडे लेने चला जाता है। इधर लियोन और जर्मन जल्दी जल्दी टूटे हुए मलबे को पीसकर मिट्टी बना रहे होते हैं। जैसे ही राफेल अंडे लेकर वापस आता है, लियोन उस मिट्टी में चूना और अंडे मिलाकर उसे गूंथने लगता है। ये कोई आम मिश्रण नहीं था। ये एक ऐसा नकली ब्लॉक बनने वाला था जो असली दीवार जैसा दिखे। उसी समय गिटार वाला साथी एक अलग धुन बजाता है। ये उनका संकेत था कि गार्ड्स पास आ रहे हैं। अब हर सेकंड कीमती था।
तीनों तेजी से उस मिश्रण को आकार देते हैं और उसे छेद में फिट कर देते हैं। नीचे से उसे एक पोस्टर से ढक दिया जाता है। सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि अगर कोई ध्यान से भी देखे तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। कुछ ही सेकंड बाद गार्ड सेल के अंदर आते हैं। वे हर कोना चेक करते हैं, हर चीज को गौर से देखते हैं। एक पल ऐसा आता है जब एक गार्ड की नज़र उस पोस्टर पर जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ता है, उसका हाथ पोस्टर को हटाने के लिए उठता है, और उसी पल बाहर से एक आवाज़ आती है, उसे बुलाया जा रहा होता है। वो बिना पोस्टर हटाए ही वापस चला जाता है। उस एक पल में उनकी पूरी जिंदगी बच जाती है। गार्ड्स के जाते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि अब वे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। और इसी के साथ इस जेल की दीवारों के नीचे एक ऐसी कहानी शुरू हो जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जो इतिहास बनने वाली है। उस रात के बाद जब गार्ड्स उनकी सेल की तलाशी लेकर बिना कुछ पाए वापस चले जाते हैं, लियोन और उसके साथियों के लिए सब कुछ बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक प्लान नहीं रह गया था, ये एक मिशन बन चुका था जिसमें हर दिन, हर मिनट, हर सांस खतरे से भरी थी। अगली सुबह से ही वे अपने असली काम पर लग जाते हैं, सुरंग की खुदाई। शुरुआत धीमी होती है, लेकिन बेहद सावधानी से। दीवार के सबसे निचले हिस्से को काटना आसान नहीं था। हर चोट के साथ हल्की आवाज़ निकलती और हर आवाज़ उनके दिल की धड़कन को तेज कर देती। इसलिए उन्होंने एक सख्त रूटीन बना लिया। जैसे ही खुदाई शुरू होती, बाहर गिटार वाला साथी या तो गाना बजाता या रेडियो की आवाज़ बढ़ा दी जाती ताकि किसी को भी अंदर की असली आवाज़ सुनाई न दे। ये सिर्फ एक चाल नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की ढाल थी। धीरे धीरे दीवार का एक हिस्सा हटने लगता है और सुरंग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन हर इंच आगे बढ़ने के साथ एक नई चुनौती सामने आती है, मिट्टी को संभालना। वे मिट्टी को छोटे छोटे बैग्स में भरते, फिर सही समय देखकर उसे ऊपर वाले सेल में ले जाते, जहां पहले से बनाए गए छेद के ऊपर वह खाली जगह उनकी सबसे बड़ी मदद बनती। वहां वे मिट्टी जमा करते जाते और फिर उस छेद को उसी नकली ब्लॉक से बंद कर देते। ऊपर से पोस्टर और सब कुछ फिर से सामान्य। दिन बीतते जाते हैं और ये काम एक आदत बन जाता है। सुबह सामान्य कैदियों की तरह व्यवहार करना, दोपहर में मौका मिलते ही खुदाई करना और शाम होते ही सब कुछ पहले जैसा कर देना। हर किसी की जिम्मेदारी तय होती है, कोई खुदाई करता, कोई मिट्टी उठाता, कोई गार्ड्स पर नज़र रखता। ये पूरा ऑपरेशन इतनी सफाई से चल रहा होता है कि किसी को भी जरा सा शक नहीं होता। लेकिन जेल में हर कोई इतना अनजान नहीं था। एक कैदी ऑस्कर काफ़ी समय से उन्हें देख रहा था। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी नज़रें बहुत तेज़ थीं। उसने नोटिस किया कि लियोन और उसके साथी हर दिन एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, खासकर जब वो देखता है कि वे बार बार बैग्स लेकर ऊपर वाले सेल में जाते हैं और खाली हाथ वापस आते हैं। तब उसके मन में शक पैदा होना शुरू हो जाता है। ऑस्कर अभी कुछ कहता नहीं, लेकिन वो चुपचाप हर चीज़ को देखता रहता है, और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा खतरा होती है। इधर सुरंग का काम जारी रहता है, लेकिन अब उन्हें इस मिशन में 70 दिन हो चुके होते हैं। जब लियोन सुरंग की लंबाई को नापता है तो उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। इतनी मेहनत के बाद भी वे सिर्फ 5 मीटर ही आगे बढ़ पाए हैं। यह सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि इस रफ्तार से तो उन्हें सालों लग जाएंगे और इतना वक्त उनके पास नहीं है। पहली बार लियोन के चेहरे पर हल्की निराशा दिखाई देती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। वह समझ जाता है कि समस्या मेहनत की नहीं, लोगों की संख्या की है। 5 लोग मिलकर इतनी बड़ी सुरंग नहीं बना सकते। अगर उन्हें जल्दी बाहर निकलना है तो उन्हें और लोगों की ज़रूरत होगी, लेकिन ज़्यादा लोगों का मतलब है ज़्यादा खतरा। इसी बीच एक दिन एक ऐसा पल आता है जो पूरे प्लान को खतरे में डाल देता है। जर्मन मिट्टी से भरा एक बैग लेकर ऊपर जा रहा होता है। वो हमेशा की तरह शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड की नज़रें सीधी उसके बैग पर जाती हैं। वो उससे पूछता है, इसमें क्या है? जर्मन के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है कि इसमें सिर्फ उसका सामान है। गार्ड को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो उसे आदेश देता है कि बैग खोलकर दिखाए। उस पल में जर्मन को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है, उसमें ऊपर कुछ सामान रखा होता है, कपड़े, छोटे छोटे सामान, और नीचे छुपी मिट्टी बिल्कुल नज़र नहीं आती। ये सब पहले से प्लान किया गया था। गार्ड को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। फिर भी उसका शक खत्म नहीं होता। वो जर्मन को अपने साथ चेकिंग रूम में आने को कहता है। अब ये पल और भी खतरनाक हो जाता है, लेकिन जर्मन यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाता है। वो रास्ते में मौका देखकर अपने साथी के साथ बैग बदल देता है, एक ऐसा बैग जिसमें सच में सिर्फ सामान होता है।
जब गार्ड उस बैग की जांच करता है तो उसे कुछ भी गलत नहीं मिलता और आखिरकार वो जर्मन को जाने देता है। जर्मन वापस लौटता है और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। ये घटना सभी को एक बात समझा देती है, अब जरा सी गलती भी उन्हें खत्म कर सकती है। इसके बावजूद वे रुकते नहीं। 86 दिन बीत चुके होते हैं और अब लियोन एक बड़ा फैसला लेता है। वो ऊपर वाले फ्लोर के कुछ कैदियों को अपने प्लान में शामिल करता है। वो उन्हें सुरंग दिखाता है, वो रास्ता जो आज़ादी की तरफ जाता है। पहले तो वे कैदी हैरान होते हैं, फिर उनकी आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। कुछ ही मिनटों में वे भी इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी जिंदगी थी। अब ये सिर्फ 5 लोगों का प्लान नहीं रहा, अब ये एक टीम बन चुकी थी। लियोन सभी को एक सख्त रूटीन देता है। हर दिन शिफ्ट्स में काम होगा। 2 लोग खुदाई करेंगे, 2 लोग मिट्टी निकालेंगे और 2 लोग गार्ड्स पर नजर रखेंगे। बाकी लोग अपने सामान्य काम करते रहेंगे ताकि किसी को शक न हो। और सबसे ज़रूरी नियम, जो भी सुरंग में काम करके बाहर आएगा वो तुरंत नहाएगा और अपने कपड़े साफ करेगा ताकि उसके शरीर पर मिट्टी का एक भी निशान न रहे। अब काम की रफ्तार बदल जाती है। जहां पहले वे दिन भर में थोड़ा सा ही काम कर पाते थे, अब वे रोज 100 किलो तक मिट्टी निकालने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ता जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक छोटा सा राज नहीं रहा, यह एक ऐसा राज बन चुका था जिसमें कई लोग शामिल थे। और जितने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा संभावना कि कोई गलती हो जाए या फिर कोई धोखा दे दे। अब ये सिर्फ एक भागने की कोशिश नहीं रह गई थी, ये एक संगठित ऑपरेशन बन चुका था जिसमें हर कैदी एक छोटे से पुर्जे की तरह काम कर रहा था। जेल के अंदर ऊपर और नीचे के ब्लॉक्स के बीच एक अदृश्य कनेक्शन बन चुका था, एक ऐसा नेटवर्क जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन जो हर दिन मजबूत होता जा रहा था। लियोन ने जिस सटीकता से इस पूरे मिशन को डिज़ाइन किया था वो अब साफ नजर आने लगा था। हर व्यक्ति को उसका काम पता था, हर मूवमेंट तय था और हर गलती की कीमत भी सभी को समझ में आ चुकी थी। दिन का हर घंटा अब एक पैटर्न में बंध चुका था। जैसे ही मौका मिलता, नीचे वाले सेल में खुदाई शुरू हो जाती। ऊपर वाले कैदी छत में बने छेद के जरिए मिट्टी को अपने पास खींच लेते और उसे उस बड़े खाली स्पेस में जमा कर देते जिसे उन्होंने पहले ही सुरक्षित छुपा रखा था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता, कोई गाना गा रहा होता, कोई रेडियो सुन रहा होता तो कोई काम में व्यस्त होता। लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छुपी थी, एक ऐसी सच्चाई जो अगर बाहर आ जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। हर बार जब गार्ड्स पास आते, एक हल्की सी दस्तक या गिटार की बदली हुई धुन पूरे सिस्टम को चेतावनी दे देती। कुछ ही सेकंड में सब कुछ पहले जैसा हो जाता, दीवारें सही, चेहरे शांत और हर कैदी अपने रोल में। ये तालमेल इतना परफेक्ट था कि कई हफ्तों तक किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो चुपचाप सब देखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। ऑस्कर। वो अब तक सिर्फ देख रहा था, हर दिन, हर पैटर्न, हर मूवमेंट, और अब उसके लिए ये सिर्फ शक नहीं रहा था, ये एक यकीन बन चुका था कि कुछ बड़ा चल रहा है। एक शाम जब सभी कैदी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और माहौल थोड़ा हल्का होता है, तब ऑस्कर सीधे राफेल के पास आता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा होता है। वो धीरे से कहता है कि उसे सब पता है, सुरंग, मिट्टी, उनका पूरा प्लान, और वो भी उनके साथ शामिल होना चाहता है। यह पल बेहद नाजुक था। राफेल कुछ सेकंड के लिए उसे घूरता है, जैसे वो उसके इरादों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो उसे लियोन के पास ले जाता है। लियोन भी उसे ध्यान से देखता है। एक लंबी खामोशी के बाद वो जानता है कि एक गलत फैसला पूरे मिशन को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो ये भी समझता है कि ऑस्कर जैसा इंसान जो पहले से सब कुछ समझ चुका है, उसे बाहर रखना और भी खतरनाक हो सकता है। आखिरकार लियोन उसे टीम में शामिल कर लेता है। अब ये मिशन और बड़ा हो चुका था और उतना ही ज़्यादा जोखिम भरा भी। इसी दौरान लियोन एक और महत्वपूर्ण बात समझता है, जेल से बाहर निकलना ही काफ़ी नहीं है। असली चुनौती उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि इतने सारे कैदी अगर एक साथ भागते हैं तो उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं होगा। उन्हें एक ऐसी योजना चाहिए थी जो उन्हें जेल से दूर सुरक्षित और तेज़ी से ले जा सके। और यहीं से आता है बाहर वाला प्लान। लियोन राफेल से कहता है कि उसकी पत्नी पोलिना ही उनकी मदद कर सकती है। वो भरोसेमंद है, समझदार है और सबसे ज़रूरी बात, वो इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन ये आसान नहीं था। जेल के अंदर से बाहर तक इतनी बड़ी बात पहुंचाना खुद में एक चुनौती थी। समय बीतता है और आखिरकार वो दिन आता है जब कैदियों से मिलने उनके परिवार वाले आते हैं। ये मौका उनके लिए सबसे अहम था। राफेल अपनी पत्नी से मिलता है। दोनों के बीच एक कांच की दीवार होती है, लेकिन उस दीवार के पार एक ऐसा प्लान बन रहा होता है जो इतिहास बदलने वाला था।
राफेल धीरे धीरे उसे सब कुछ बताता है, सुरंग, टीम, उनका पूरा मिशन। और फिर वो उससे मदद मांगता है एक बस का इंतजाम करने के लिए जो उन्हें बाहर निकलते ही वहां से दूर ले जा सके। यह एक खतरनाक प्रस्ताव था। अगर पकड़ी जाती तो सिर्फ राफेल ही नहीं, पोलिना भी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन कुछ पल सोचने के बाद वो हाँ कह देती है। उसकी आंखों में डर होता है, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। अब खेल सिर्फ जेल के अंदर नहीं रहा, ये बाहर भी फैल चुका था। दिन बीतते जाते हैं और सुरंग अब काफी लंबी हो चुकी होती है। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, एक नई समस्या सामने आती है, ऑक्सीजन की कमी। अंदर काम करना मुश्किल होता जा रहा था, सांस लेना भारी हो रहा था, और एक दिन तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनका एक साथी सुरंग के अंदर बेहोश हो जाता है। यह पल सभी को हिला देता है। किसी तरह उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन अब यह साफ हो जाता है कि अगर उन्होंने जल्दी कोई समाधान नहीं निकाला तो यह सुरंग उनकी आज़ादी नहीं, उनकी कब्र बन सकती है। फिर से लियोन का दिमाग काम करता है। वो जेल के अंदर काम करने वाले एक कैदी से संपर्क करता है जिसके पास एक मोटर होती है। वो उसे अपने प्लान में शामिल करता है और उस मोटर की मदद से एक पंखा और पाइप लगाकर सुरंग के अंदर हवा पहुंचाने का इंतजाम करता है। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने उनकी पूरी स्थिति बदल दी। अब वे फिर से काम करने के काबिल थे। लेकिन इस सब के बीच एक और खतरा धीरे धीरे जाग रहा था। वार्डन। इतने दिनों से सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत, और यही शांति अब उसे परेशान करने लगी थी। उसे लगने लगा कि जेल के अंदर कुछ गड़बड़ है। वो सीधे बिगोट को बुलाता है, वही कैदी जो पहले से उसकी नज़रों का हिस्सा था। वो उसे सिगरेट का पैकेट देता है और कहता है कि उसे हर कैदी पर नज़र रखनी होगी। अब खेल और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब सिर्फ गार्ड्स ही नहीं, बल्कि कैदियों में से ही कोई उनकी हर चाल पर नज़र रखने वाला था। और उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि खतरा अब उनके सबसे करीब आ चुका है। समय अब उनके लिए सिर्फ दिन और रात का फर्क नहीं रहा था, वो अब एक काउंटडाउन बन चुका था। हर बीतता हुआ दिन उन्हें आज़ादी के करीब भी ले जा रहा था, और खतरे के और पास भी। महीनों की मेहनत अब साल में बदल चुकी थी। 100 दिन, 200 दिन, और फिर देखते ही देखते 500 से भी ज़्यादा दिन गुजर चुके थे। ये सिर्फ इंतज़ार नहीं था, ये सहन शक्ति की हद थी, जहां हर कैदी अपने अंदर एक ही ख्याल लेकर जी रहा था, बस थोड़ा और। अब सुरंग लगभग पूरी हो चुकी थी। लियोन जब उसकी लंबाई नापता है तो उसे एहसास होता है कि वे जेल की बाहरी सीमा तक पहुंच चुके हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले उन्हें यह पक्का करना था कि वे सही जगह पर हैं। इसलिए वे एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। नीचे से एक पतली जगह बनाकर ऊपर की तरफ एक लाल रंग का तरल गिराते हैं, ताकि बाहर मौजूद उनके लोग समझ सकें कि सुरंग कहां तक पहुंच चुकी है। कुछ समय बाद बाहर से खबर आती है, वे अभी भी सही जगह से थोड़े दूर हैं। उन्हें करीब 40 फीट और खुदाई करनी होगी। ये सुनकर सभी के चेहरे एक बार फिर भारी हो जाते हैं, क्योंकि वे पहले ही अपनी हद तक पहुंच चुके थे। लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था। वे फिर से खुदाई शुरू करते हैं, थके हुए शरीर, लेकिन जिद्दी इरादों के साथ। इसी दौरान बिगोट एक बार फिर राफेल के पास आता है। इस बार उसकी आवाज़ में चालाकी नहीं, बल्कि मजबूरी होती है। वो कहता है कि वो यहाँ थक चुका है, उसकी फैमिली बाहर उसका इंतज़ार कर रही है और वो भी उनके साथ भागना चाहता है। एक पल के लिए राफेल का दिल पिघलता है। वह उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र बिगोट के हाथ में पकड़े सिगरेट के पैकेट पर जाती है। वही पैकेट जो उसने कुछ दिन पहले वार्डन के पास देखा था। उधर बाहर लियोन का पुराना दोस्त और उसका पिता इस प्लान में शामिल हो चुके होते हैं। वे लगातार जेल के पास नज़र बनाए रखते हैं। जैसे ही उन्हें वो लाल निशान दिखाई देता है, वे समझ जाते हैं कि सुरंग लगभग तैयार है। सब कुछ अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका था। लेकिन तभी किस्मत एक आखिरी परीक्षा लेती है। एक दिन अचानक एक भयंकर भूकंप आता है। जेल की दीवारें हिलने लगती हैं, जमीन कांपने लगती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स तुरंत सभी कैदियों को बाहर निकालने लगते हैं ताकि कोई हादसा न हो। उसी वक्त लियोन को याद आता है, सुरंग के अंदर उनका एक साथी काम कर रहा है। बिना एक सेकंड गंवाए वो भागता हुआ अंदर जाता है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। अंदर जाकर वो अपने साथी को बाहर निकालता है, लेकिन उसके मन में एक और डर होता है, कहीं भूकंप ने सुरंग को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वो फिर से अंदर जाता है, और जब वो जांच करता है तो उसे पता चलता है कि सुरंग सुरक्षित है। उस पल पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। अब आखिरी रात करीब आ चुकी थी, वो रात जिसके लिए उन्होंने 500 से ज़्यादा दिन इंतज़ार किया था। रात का समय, सभी कैदी टीवी देख रहे होते हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य होता है। कोई हंस रहा होता है, कोई फिल्म में खोया होता है,
और इसी भीड़ में एक एक करके वे कैदी उठने लगते हैं जो इस प्लान का हिस्सा थे। कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा कवर था, भीड़। धीरे धीरे सभी लोग उस सेल में इकट्ठा हो जाते हैं जहां से सुरंग शुरू होती है। बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के वे एक एक करके सुरंग में उतरने लगते हैं। अंधेरा, घुटन और लंबा रास्ता, लेकिन हर कदम उन्हें आज़ादी के करीब ले जा रहा होता है। इसी दौरान बिगोट को शक हो जाता है। वो देखता है कि कई कैदी अपनी जगह से गायब हैं। उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो सीधे उस सेल की तरफ बढ़ता है। लेकिन रास्ते में एक व्हीलचेयर पर बैठा कैदी उसे रोकने की कोशिश करता है। बिगोट उसे धक्का देकर गिरा देता है और तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे ही वो सेल में पहुंचता है, उसे सुरंग दिख जाती है। सच्चाई उसके सामने होती है। वो तुरंत गार्ड्स को बताने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बिगोट पूरी ताकत से ऑस्कर पर हमला करता है और एक तेज औजार से उसके बाजू को बुरी तरह घायल कर देता है। खून बहने लगता है, दर्द असहनीय होता है, लेकिन ऑस्कर हार नहीं मानता। वो जानता है कि अगर बिगोट बाहर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे रोकता है और आखिरकार उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब वो खुद भी इतनी बुरी तरह घायल हो चुका होता है कि आगे बढ़ नहीं पाता। वह सुरंग की तरफ देखता है। आज़ादी बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन उसके लिए नहीं। दूसरी तरफ बाकी सभी कैदी सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। बाहर से लियोन का दोस्त उन्हें हाथ पकड़कर एक एक करके बाहर निकालता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती है और महीनों बाद वे पहली बार खुली सांस लेते हैं। ये आज़ादी का पहला एहसास था। वे जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलते हैं और तभी दूर से एक बस आती दिखाई देती है। वही बस जिसका इंतज़ाम पोलिना ने किया था। सभी लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बस चलने लगती है, उन्हें एहसास होता है ऑस्कर नहीं आया। कुछ लोग उसे लेने वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर जेल में धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लगता है। सायरन बजने लगते हैं, गार्ड्स हर जगह दौड़ने लगते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बस वहां से निकल चुकी होती है। अंदर ऑस्कर अकेला रह जाता है, घायल लेकिन संतुष्ट, क्योंकि उसने बाकी सबको आज़ादी दिला दी थी। आखिरकार वे सभी कैदी अलग अलग रास्तों पर बंट जाते हैं, नई पहचान, नए जीवन के साथ। और इस तरह इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटनाओं में से एक पूरी होती है, जहां एक ही बार में दर्जनों कैदी एक असंभव लगने वाली जगह से भाग निकलते हैं। लेकिन हर आज़ादी की एक कीमत होती है, और इस कहानी में वो कीमत था ऑस्कर। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं थी। यह इंसानी हिम्मत, दिमाग और टीमवर्क का ऐसा उदाहरण है जो ये दिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे मजबूत दीवारें भी रास्ता बन जाती हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या ये आज़ादी सही थी या सिर्फ एक और शुरुआत?